शर्मा जी, तमाम गांव और आसपास के तमाम सम्मानित किसान, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, मुझे जब ये पता चला कि मुझे यहाँ आना है, मैंने फौरन हाँ कर दी। और मैं कोई राजनीतिक बात करने नहीं, बल्कि आपसे मुलाकात करने के लिए आया। आप हमें गवर्नर था तो वहाँ एक फेस्टिवल होता है फिल्मों का, फिल्म फेस्टिवल था, उसके आखिरी दिन मुझे बुलाया गया बोलने के लिए। तो मेरी समझ में और बात नहीं आई, सिर्फ वो बात आई जो हमारे गांवों से ताल्लुक रखती है। मैंने कहा कि ये जो आप हरिद्वार और ऋषिकेश जाते हो, यहाँ मत जाया करो, ये कोई तीर्थ नहीं है। तीर्थ हैं झुंझुनू जिले के वो गांव जिनके बाहर शहीद की मूर्ति लगी रहती है। शहीदों को प्रणाम करो, उस बेवा को जाके देखो किस हाल में है, उसका बच्चा किस हाल में है, तो वहां जो आपको पुण्य मिलेगा वो हरिद्वार में नहीं मिलने का है। झुंझुनू पूरे देश में इस बात के लिए मशहूर है कि हर घर का लड़का फौज में है, हर घर से शहादत हुई है। अभी मैं यहाँ आ रहा था, एक शहीद तो रास्ते में था, मैं प्रणाम करके आया गाड़ी रुकवा के। तो ये इस धरती की परंपरा है और मैं पूरे झुंझुनू के शहीदों को, उनके परिजनों को, सबको प्रणाम करता हूँ। मित्रों, इस वक्त देश बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। इस वक्त जो लोग ताकत में हैं, उन्होंने तय कर लिया है कि खेती को खत्म करेंगे, फौज को खत्म करेंगे, किसान को खत्म करेंगे और किसान की ताकत को खत्म करेंगे। खेती को खत्म करने के लिए वो काले कानून लाए थे। मैं उस वक्त गवर्नर था, मैंने देखा कि ये कानून अगर लागू हो गए तो किसान तो तबाह हो जाएगा। मैंने तय किया कि मैं बोलूं, लेकिन मैं 10 दिन तक सोचता रहा कि मैं गवर्नर हूं, बोलूं ना बोलूं, क्या नतीजे होंगे। मेरे दोस्तों ने समझाया, आपको उपराष्ट्रपति बना देंगे, ये कर देंगे। मैंने कहा कोई पद इस बात के सामने बड़ा नहीं है कि जब हमारे लोग संकट में हों और हम ना बोलें तो हम पे लानत। मैंने तय किया, अपना इस्तीफा जेब में रखा और मैं आपके माननीय प्रधानमंत्री से मिलने गया। उन्होंने पूछा क्या बात है सतपाल। मैंने कहा साहब, ये 4 महीने से पड़े हैं, जिनको आप मैले कपड़े वाले समझते हो, इनकी 40-40 गांव की पंचायतों में बात सुनी जाती है, इनसे कोई बात तो कर ले। तो बोले नहीं, चले जाएंगे। मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने साहस बटोर के कहा कि नहीं साहब, आप तो छोटे छोटे लोगों से बात करते हो, ये तो किसानों के नुमाइंदे हैं, इनसे बात कर लीजिए। उसने कहा नहीं, ये बिना ही बात चले जाएंगे, आप छोड़ो। तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया जब उन्होंने कहा कि चले जाएंगे। तो मैंने कहा ये जाएंगे नहीं, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। और वो मेरे मुंह की तरफ देखने लगे। मैंने कहा आपको पता भी है आप किन से लड़ रहे हो? आप इन सिखों से लड़ रहे हो, जाटों से लड़ रहे हो, किसानों से लड़ रहे हो। इनके बेटों ने तो, आखिरकार भगत सिंह तो किसान का ही बेटा था। मैंने कहा कि ये जो सिख है, इनके गुरु ने अपने 4 साहबजादे कटवा दिए थे, लेकिन समझौता नहीं किया था। इसी तरह ये हमारे वाले हैं, ये तो 6ठे महीने लाल किले पे चढ़े रहते हैं। इन्होंने तो अकबर की कब्र खोद के दाह संस्कार कर दिया था। तो ये लोग ऐसे नहीं जाएंगे जब तक आप इनसे बातचीत नहीं करोगे। खैर, उस वक्त तो वो बहुत घमंड में थे। उसके 2-3 महीने बाद माफी मांग के वो कानून वापस लिए और उस वक्त ये कहा कि हम एमएसपी भी लागू करेंगे। आज तक एमएसपी लागू नहीं हुई है। मैं आपको बहुत कम वक्त में समझा देता हूं कि एमएसपी के माने क्या हैं।
एमएसपी का मतलब यह है कि किसान की फसल का दाम एक खास सतह से नीचे जब गिरेगा तब सरकार उसकी खरीद कर लेगी, उसको नुकसान नहीं होने देगी। लेकिन चूंकि इनका जो दोस्त है अडानी, उसने पानीपत में गोदाम बना के बहुत चावल खरीद के डाल दिया है, धान, और इसी तरह इनके लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पे किसानों की खरीद की है। अगर एमएसपी लागू होगी तो किसान को सही दाम मिल जाएगा। एमएसपी के बिना हमारा गुजारा नहीं है, हम एमएसपी की लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अभी तक इन्होंने एमएसपी हमको दी नहीं है, ना इनका इरादा है। 6 महीने हैं, इनको हटा देंगे तब लागू हो जाएगी। और मैं आपसे भी कह रहा हूं, देखिए ये मौके कम मिलते हैं। ये 6 महीने बाद पार्लियामेंट का ये मौका तो आपको मिला ही हुआ है, और पार्लियामेंट का मौका मिलेगा तो उस वक्त जात बिरादरी भुला के इकट्ठा होके दिल्ली की सरकार के खिलाफ वोट कर देना, किसान से आफत टल जाएगी और किसान सही रास्ते पे चला जाएगा। एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं, और वो ये कि मैं जब कश्मीर में गवर्नर था तो वहाँ एक मामला हुआ था जिसको पुलवामा कहते हैं। वहाँ हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। मैंने इसको ढूंढा प्रधानमंत्री को, ये मुझे मिला नहीं 6 बजे तक, अपनी कहीं फिल्म बनवा रहा था। 6 बजे के बाद इसका फ़ोन आया और इसने कहा कि क्या बात थी। मैं कहा साहब इस तरह हमारे 40 जवान शहीद हो गए और हमारी गलती से हुए हैं। तो इस पे वो फौरन बोले कि नहीं अभी ये कुछ कहना नहीं है किसी को। मैंने समझा शायद ये जांच कराएंगे। 2 घंटे बाद जो वो है अजीत डोभाल, जो देश का एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो मेरे साथ पढ़ते थे लॉ में। उनका फोन आया कि सतपाल भाई आप कुछ बोल मत देना। मैं कहा क्यों? कहने नहीं हम इसकी जांच करा रहे हैं। आज तक चौधरी साहिबान उसकी जांच नहीं हुई है। और मामला क्या था, जवानों ने, सीआरपी ने होम मिनिस्ट्री से 5 हवाई जहाज मांगे थे कि 5 हवाई जहाज हमको दे दो तो हम फिर सड़क से नहीं जाएंगे, क्योंकि कश्मीर में सड़क से जाने में बड़ा खतरा होता है। 4 महीने तक उनकी अर्जी पड़ी रही और इन्होंने उनको हवाई जहाज नहीं दिए। मेरे से कहते मैं 2 मिनट में दे देता। मैं तो वहां लड़के, जब लड़के बर्फ में फंस जाते थे उनके लिए भी जहाज देता था। तो वो हमारी गलती से मरे और आज तक उनकी कोई जांच नहीं हुई। पुलवामा पे ये बात भी नहीं करना चाहते हैं, पुलवामा पे बहस भी नहीं करना चाहते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, एक संघर्ष तो ये है, इसको कामयाब करिए। और इसके बाद जब पार्लियामेंट का चुनाव आए, जब पार्लियामेंट का चुनाव जब आए तो आप पुलवामा को याद रखना। इन्होंने मुझे तो चुप करा दिया था, लेकिन पूरा चुनाव पुलवामा के नाम पे लड़ा था। ये कहते थे कि जब वोट डालने जाओ पुलवामा के शहीदों को याद रखना, और ये उसी में चुनाव जीत गए। उस साल नहीं जीत रहे थे। आपको भी मैं कह रहा हूं कि इस बार जब पार्लियामेंट का वोट डालने जाओ तो पुलवामा को याद रखना, पुलवामा के शहीदों को याद रखना, और इस बात को याद रखना कि आज तक उनके मामले में कोई जांच नहीं हुई है। मैं तो खैर अभी पार्लियामेंट का इलेक्शन आने तक इस लड़ाई को लेकर सारे देश में जाऊंगा कि पुलवामा के शहीदों की आत्मा ऐसे ही नहीं छोड़ी जा सकती।
और आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि यूपी में जो पुलवामा की विधवाएं हैं वो हाई कोर्ट में जा रही हैं। वो ये कह रही हैं कि आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है और इनको शर्म नहीं आती, ये तमाम बात करते हैं। अभी वो मैच था क्रिकेट का, उसमें हवाई जहाज़ों के करतब दिखाए गए। उन करतब दिखाने के लिए हवाई जहाज़ थे, लेकिन पुलवामा के शहीदों के लिए हवाई जहाज़ इनके पास नहीं था। तो ये हमारे जवानों को, हमारी फौज को, हमारे किसानों को, सबको ख़त्म करना चाहते हैं। तो हिम्मत के साथ इनके खिलाफ खड़े हो जाओ और इनको भगा दो, इनको हटा दो। मैं बहुत लंबा हो गया। शर्मा जी बहुत पॉपुलर आदमी हैं, इन्होंने बहुत काम आपके यहाँ किया है। इनका परिचय मेरे कराने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। मेरा इनको पूरी तरह से सहयोग है, आशीर्वाद है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या 592 में से 284 शहीद झुंझुनू जिले। हाँ, मुझे अभी बताया गया कि कारगिल युद्ध में 592 शहीद हुए थे, उनमें 284 शहीद झुंझुनू जिले के थे। तो मैं इस जिले के लोगों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं कि आप बहुत शानदार ज़मीन पे हैं और आपके बेटे, आपके लोग, बुजुर्ग सब शहादत से लबरेज हैं, भरे हुए हैं और आपकी शहादत जाया नहीं जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अग्निवीर तो बोली, अभी आपने सुना होगा एक चीज, अग्निवीर आई। हिंदुस्तान की फौज दुनिया की 3 बड़ी फौजों में से है, शहादत के लिहाज से नंबर 2 है। उसको खत्म करने के लिए ये अग्निवीर ले आए हैं। सिर्फ 4 साल की नौकरी होगी, कौन उसके लिए शहादत देगा, कौन उसके लिए मरेगा। और बड़े अफसोस की बात है, अभी जब झुंझुनू आए तो प्रधानमंत्री जी जिस मैदान में उतरे हेलीकॉप्टर से, वो मैदान है जहां आपके बच्चे फौज में जाने के लिए दौड़ा करते थे। उनका मैदान भी छीन लेंगे, उनकी नौकरी भी छीन लेंगे, फौज को भी खत्म कर देंगे, किसान को भी खत्म कर देंगे और अगर नहीं खड़े हुए तो आपको पूरी तरह खत्म कर देंगे। लिहाजा खड़े होके इनको धक्का दो और हटाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। साहब, महामहिम से 1-2 सवाल हमारे करना चाहते हैं, आपसे आज्ञा लेना चाह रहे हैं। आज्ञा भी किया आपसे। मार्गदर्शक कैप्टन बजरंग जी बिरोल एक बार कृपा करके जल्दी से स्टेज पे आ जाए, कारण अभी 1.5 महीने पहले अग्निवीर बने एक अमृत